हेलो दोस्तों, आज का चैप्टर रहेगा प्रकाश से। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो प्लांक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, बादलों का रंग सफ़ेद के कारण दिखता है। तो यह दिखता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? यह मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। अगला, लेंस में नाभिकीय बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र या ऑप्टिक सेंटर के बीच दूरी को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फोकल लेंथ या नाभिकीय लंबाई। अगला, प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों के टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसे कहते हैं टिंडल प्रभाव। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी। तो मुख्य अक्ष के समानांतर, ऑप्शन नंबर ए। अगला, जो वस्तुएं अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है उसे क्या कहते हैं? चमकदार वस्तुएं, ऑप्शन नंबर डी। अगला, हमें घास का हरा रंग दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर प्रवर्तित करती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, किस वर्ष में ओलोरोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? 1676 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, सितारे के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है। इसके फलस्वरूप सितारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू होता है? तो यह कपड़ा लाल रंग की आयन को पूर्णतया अवशोषित कर लेता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, अर्धवाहक शीशा है उत्तल लेंस। अगला, सूरज की रोशनी को उसके संगठन रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो यह प्रिज्म, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, एक साधारण अर्धवाहक ग्लास में निम्न शामिल है। तो यह शामिल है छोटा फोकल लंबाई के उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी। अगला, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है अपवर्तन का, ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित में से हीरे की चमक किसका योगदान नहीं है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीरे का निम्न अपवर्तनांक सूचकांक, ऑप्शन नंबर डी। अगला, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, 1.008। अगला, इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिफ्रैक्टिव। अगला, निर्वात में एक माध्यम से प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगला, किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तनांक सूचकांक हमेशा होता है। तो यह होता है 1 से अधिक। अगला, रात के समय तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो यह होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो यह झुकती है। तो यह झुक जाती है अभिलंब से दूर और तीव्र गति, ऑप्शन नंबर डी। अगला, किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है अपवर्तन, ऑप्शन नंबर ए। अगला, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितना देरी तक समय हो सकती है? तो यह हो सकती है 2 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। अगला, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह तेज तथा हो जाता है। तो यह हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मल से दूर झुकाव है। अगला, निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तन सूचकांक के सही अवरोही क्रम को दर्शाता है? तो यह दर्शा रहा है बर्फ, केरोसिन, बेंजीन, सिंघा नमक। अगला है, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हवा का। अगला,
जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पोल। ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर स्थित है? तो यह स्थित है ऑप्शन नंबर सी, पोल। अगला है एक दर्पण के वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, R बराबर 2F। अगला है किसी स्थिति में एक अभिलंब किरण, अपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं। तो यह होते हैं अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में। अगला है डैश के कारण आकाश के तारा टिमटिमाता दिखता है। वायुमंडल द्वारा प्रकाश परावर्तन। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्शन नंबर बी। परावर्तित किरणें के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो यह होता है वास्तविक। एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई होती है। तो यह होती है धनात्मक। किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो यह रखा जाना है 2f1 पर। अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई होती है। तो यह होती है ऋणात्मक। जब वस्तु डैश पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो यह फोकस बिंदु पर। जब वस्तु उत्तल लेंस के डैश पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा होगा। तो यह होगा F1 और O के मध्य। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। तो यह होना चाहिए धनात्मक। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? तो यह है ध्रुवीकरण। यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2.0 D है तो यह क्या है? तो यह है उत्तल लेंस। अवतल लेंस की प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी। तो यह निकलेगी बिना किसी विचलन के। डैश लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। तो यह अवतल। अगला है एक बीकर जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मायोपिया कहा जाता है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो रेटिना के पीछे। हाइपरमाइट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यह उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी। दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तो यह किया जाता है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह LED और CFL इस वजह से ले रहे हैं ऊर्जा दक्षता। ऑप्शन नंबर ए। एक लेंस के से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना किसी विचलन से निकल जाएगी। तो यह प्रकाशिक केंद्र। ऑप्शन नंबर डी। जब एक वस्तु को उत्तल लेंस की 2f1 स्थिति पर रखा जाता है तो छवि का आकार क्या होता है? तो यह होता है पूर्ववत। एक लेंस की शक्ति किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो यह होती है फोकस दूरी। एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में -20 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई होती है। ऐसे परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होने की संभावना है? तो यह दोनों अवतल है। अगला है इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? तो यह होता है माइक्रोस्कोप में। गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है कहलाता है।
उत्तल दर्पण। एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? तो यह बनेगा ध्रुव और फोकस के बीच आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब। अगला, थिएटर में 3D फिल्में देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनाने होते हैं, क्योंकि 3D फिल्में विशेष रंग इस्तेमाल करती है जो मानव आंखों द्वारा महसूस नहीं किए जा सकते। अगला है पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है साधारण शीशा का। अगला है इनमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? तो यह होता है स्टेथोस्कोप में। अगला, जल की बूंदे से होकर इंद्रधनुष बनता है, तो यह बनता है प्रकाश का प्रतिबिंबन और अपवर्तन। अगला, सफेद प्रकाश के 7 रंगों में कौन सा रंग कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित होता है? तो यह लाल। अगला है वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखता है और वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट के बाद सूर्य दिखने के कारण के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला, गली की पीली लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है सोडियम का। अगला, प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है? यह करता है निर्वात में। अगला, प्रिज्म क्या करता है? तो प्रिज्म या इसके जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितर बितर करता है। अगला, ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उन्हें कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है अप्रदीप्त वस्तुएं। अगला है किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है? तो यह होता है ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल बटा पदार्थ में प्रकाश की चाल। अगला है किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, तो यह किया जाता है प्रकाश घनत्व। अगला, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो इसकी गति कम हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचकांक 1.5 है तो प्रकाश की गति क्या हो जाएगी? तो हो जाएगी 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। C.V. रमन के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट। अगला, टिंडल प्रभाव प्रकाश से संबंधित है, तो यह संबंधित है प्रकीर्णन से। अगला, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम से होती है? तो यह हो जाएगा निर्वात। अगला, यदि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस लंबाई क्या होगी? तो यह हो जाएगी 3.1। अगला, दो माध्यमों में मध्य सीमा पर प्रकाश से मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है? तो यह होती है अपवर्तन। अगला, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सफेद प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है। यह हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है। अगला, जब किसी वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण की आकृति कहाँ बनेगी? तो यह बनेगी C के बाद। अगला, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है, तो यह होता है अत्यधिक आवर्धित। अगला, किसी वस्तु को गोलाकार अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो यह होगी वक्रता केंद्र पर। अगला, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो यह होती है
इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी। अगला, डैश को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है, तो अवतल दर्पण को। अगला, दर्पण समीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो यह हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापा जाना चाहिए। अगला, दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है, तो यह हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, समतल। एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होता है उसे कहा जाता है, तो यह हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं हैं, तो यह हो जाएगा समान आकार, सीधी, पार्श्व और उल्टी, आभासी। अगला है एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होती है, तो यह होती है आभासी और सीधा। अगला, उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है, तो यह किया जाता है वाहन के रियरव्यू मिरर। गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है, तो यह होता है, यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण का एक भाग होता है। अगला, सर्च लाइट का प्रवर्तक कौन सा है, तो यह हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला, पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, यह किसका कारण है, तो यह हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। अगला, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का दीर्घवृत्ताकार दिखने का क्या कारण है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन। अगला, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह सीधी धीमा तक हो जाता है, नॉर्मल की ओर झुकाव है। अगला, प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है, यह झुकाव है, तो यह है समान की ओर धीमा हो जाता है। अगला है गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है पोल। अगला है यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है तो दर्पण किस प्रकार के हैं, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण। अगला, गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अगला, जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है फोकस पर। जब एक वस्तु को उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होगा, तो यह होगा एफ और सी के बीच। अगला, दंत चिकित्सा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है, तो यह होता है ऑप्शन नंबर डी, आभासी और बड़ा। अगला, वाहन के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होते हैं, तो यह होते हैं अवतल दर्पण। अगला, एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है कहलाता है, तो यह कहलाता है अवतल दर्पण। अगला, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो यह बनेगा वक्रता केंद्र पर। अगला, निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वदर्शी दर्पण। अगला, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, छवि का निर्माण कहाँ पर होगा, तो यह होगा वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर। अगला, वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु ए पर रखे किसी बिंब की प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार से बहुत बड़ा और अनंत पर बनेगा। डैश को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, उत्तल दर्पण। अगला,
यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। तो यह बनेगा वास्तविक और समान आकार का, ऑप्शन नंबर बी। अगला, किसी गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है छेद। अगला, अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है, तो यह हो जाएगा रियर व्यू दर्पण के रूप में। अगला, अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि बनेगी। यह बनेगी केंद्र पर वास्तविक उल्टी अत्यधिक संकुचित छवि। अगला है वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात कहलाता है, तो यह कहलाता है रेखीय आवर्धन। अगला, श्वेत प्रकाश के निम्न में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य उच्चतम होती है, तो यह होती है लाल। अगला, जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिक्षेपण क्यों होता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। श्वेत प्रकाश के 7 रंग कांच के प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं। किसी गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे कहा जाता है, तो यह ध्रुव कहा जाता है। अगला, एक विमान दर्पण के लिए छवि है, आभासी और स्पर्शतः उल्टा। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह है ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। अगला, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो परावर्तन की घटना घटित होती है, तो यह होती है नियमित। अगला, एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है, तो यह होती है आभासी और पार्श्व उल्टी।